जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीटी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम फिजिक्स का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 21 है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें हम पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको चार ऑप्शन दे रखे, इसमें से बताना है इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है। टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, सी वाटर या रेन वाटर। तो इसका सही उत्तर है हमारे पास सी वाटर। सी वाटर हमारे पास बेस्ट कंडक्टर रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि इसमें दोस्तों आयंस होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों इसमें? आयंस। आयंस होते हैं और आयंस हमेशा सबसे ज़्यादा आयंस होते हैं और आयंस हमारे पास बेस्ट सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर अ प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर। एंगल ऑफ डेविएशन इनमें से किस में सबसे ज़्यादा होगी? रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और वॉयलेट कलर। तो दोस्तों जिसकी सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगी उसकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन होगी। तो सबसे मिनिमम वेवलेंथ हमारी किसकी रहती है दोस्तों? वॉयलेट कलर की रहती है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेविएशन किसकी रहेगी? वॉयलेट कलर की रहेगी। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। अगर कोई आदमी एक बाल्टी खींच रहा है कुएं से, तो अगर बाल्टी हैवी बॉडी का हमारे पास वर्क डन ज़्यादा रहेगा या लाइटर बॉडी का रहेगा या जिसका इक्वल मोमेंटम उसका रहेगा, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हमारे पास हैवी बॉडी। हैवी बॉडी उसको वर्क डन, हैवी बॉडी खींचने के लिए उसको ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द स्पीड ऑफ द कार बिकम 3 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास एक्सप्रेशन होता है हाफ mv²। अगर हम स्पीड ऑफ कार मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ा देते हैं कितना? 3 टाइम्स, मतलब वेलोसिटी कितना? 3v कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो 3 3 जा 9v²। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ जाएगा हमारे पास? 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट हमने पढ़ रखा था, क्या होता है? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट माइनस एफ ऑफ एक्स हमने पढ़ रखा था। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या रहती है? मीटर। तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मोमेंटम ऑफ, सॉरी दोस्तों यहाँ एंगुलर होना, दी एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन बोहर मॉडल। तो बोहर मॉडल का हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है दोस्तों? हमारे पास एन कितना रहता है? हमारे पास एन एच अपॉन 2 पाई रहता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछ रखा हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, या एल की जगह कई जगह हमारे पास बुक में एम वी आर भी होता दिया। तो एल इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है। हमारा पूछा कि सेकंड ऑर्बिटर में उसका मोमेंटम क्या होगा। तो सेकंड का मतलब उसमें एन की वैल्यू कितनी रहेगी? सेकंड रहेगी, तो भर दो ऊपर 2h/2 पाई। तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा दोस्तों? h/पाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पावर फैक्टर ऑफ मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट व्हेन। तो दोस्तों पावर फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? पावर फैक्टर होता है हमारे पास cos फाई विच इज इक्वल टू r/z। तो पावर फैक्टर हमेशा मैक्सिमम कहाँ पे होता है? तो इसकी दोस्तों वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो मतलब r/z इज इक्वल टू 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? r इज इक्वल टू z के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों? r इज इक्वल टू z के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास z की वैल्यू कितनी रहती है? z की वैल्यू रहती है हमारे पास √r² प्लस xl माइनस xc का होल स्क्वायर। हमारे पास z की वैल्यू रहती है, तो भर देंगे दोस्तों हम यहाँ पे वैल्यू। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास r इज इक्वल टू जेड की, r इज इक्वल टू जेड था, तो z की वैल्यू क्या थी हमारे पास? r² प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब वो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, अंडर रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास r² इज इक्वल टू r², ब्रैकेट में बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, r² से r² कट जाएगा, तो एक्स एल हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? एक्स सी के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेव नेचर ऑफ लाइट इज वेरीफाइड। अच्छा, वेव नेचर किसने दिया रखा था? वेव नेचर दे रखा था हमारे पास ह्यूजन ने। ठीक है, उसने क्या बोला था? किससे वेरीफाइड किया था उसने? इंटरफेरेंस से वेरीफाइड किया था।
ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम आपके लिए लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बर्नौलीज प्रिंसिपल इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइड डायनेमिक बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल है जो लिक्विड के लिए हम यूज करते हैं, किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे डिपेंड करती है? वो करती है दोस्तों एनर्जी पे डिपेंड। किस पे करती है? एनर्जी पे। द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड इज सेम एट ऑल पॉइंट। जो एनर्जी उनकी एनर्जी होती है किसकी? फ्लूइड की, वो सेम रहती है ऑल पॉइंट पे, सेम रहती है सारे ऑल पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है हमारे पास? बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी पे डिपेंड करती है। इसका ऑप्शन यहाँ पे होगा दोस्तों, तो ऑप्शन क्या होना था इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर डिस्क अबाउट इज डायमीटर इज। तो दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास 1 - 1/4 mr²। ठीक है, तो 1/2 नहीं दोस्तों, 1/4, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। दोस्तों ये वाई को गामा गामा समझ रहे, गामा व्हाट विल बी दी वेवलेंथ एट 927 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू h/m v। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कितनी रहती है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रहती है हमारे पास √3 r/t/m रहती है। ठीक है दोस्तों, मतलब v रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर कितनी रहती है? √3 r/t/m रहती है। ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर कितना दे रखा दोस्तों? 27 डिग्री सेल्सियस लेकर रखा। जब इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273 से क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, जो कि आएगा हमारे पास 300 केल्विन के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? h/mv होता है। और v की वैल्यू कितनी बताई मैंने? v की वैल्यू होती है हमारे पास √3 r/t/m। ठीक है, तो वैल्यू जब हम भरेंगे h/m इंटू √3 r/t/m। ठीक है, तो लैम्डा किस पे डिपेंड करता है दोस्तों? हमारे पास ये डिपेंड करता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ t। लैम्डा, सॉरी दोस्तों, ये तो मल्टीपल, लैम्डा इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ √t। ठीक है, और अगर हम λ1/λ2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √T2/T1 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई दोस्तों? T2 की वैल्यू आई हमारे पास, अच्छा अभी हमने टेम्परेचर निकाला था। ठीक है, टेम्परेचर कितना निकाला था हमने निकाला था यहाँ पे कितना 927 डिग्री दे रखा है, सेल्सियस में दे रखा है। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे? प्लस 273 कितना आ जाएगा? अभी 1200 केल्विन आ जाएगा। तो हमारे पास दो टेम्परेचर आ गए थे दोस्तों, कौन कौन से? एक 300 केल्विन और एक 1200 केल्विन। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200/300 का अंडर रूट। ठीक है, λ1 इज इक्वल टू λ2। ठीक है, तो जब हम इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 300 4 जा 1200, तो λ1/λ2 इज इक्वल टू √4। ठीक है, λ2 किसके बराबर? लैम्डा के बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास लैम्डा बाय कितना आ जाएगा दोस्तों? √4। √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो इसका आंसर आ जाएगा λ/2। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। थोड़ा सा मुश्किल था ये सॉल्व करने में। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A particle execute a simple harmonic motion with an amplitude a. At what displacement it possess half potential energy and half kinetic energy. तो दोस्तों ये भी हमारे पास सॉल्व करने में थोड़ा सा बड़ा था। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है, ध्यान से देखना आप, हाफ इंटू टोटल एनर्जी, टी ई लिख दिया मैंने। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है दोस्तों हमारे पास? ये भी हमारे पास हाफ इंटू टोटल एनर्जी रहती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ इंटू टोटल एनर्जी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, जिसमें मैंने एनर्जी का एक एक्सप्रेशन आपको करवाया था। क्या था वो? हाफ इज इक्वल टू m, अपनी वीडियोस में कर रखा हमने, m⍵² इंटू a²। ठीक है, ये किसका एक्सप्रेशन हमारे पास? काइनेटिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हाफ m, ये कितना होता है हमारे पास? हाफ m⍵² इंटू a²। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी होती है दोस्तों किसकी? मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूँ। एनर्जी जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में निकालते हैं वो रहती है हमारे पास हाफ m⍵² इंटू a²। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी रहती है हमारे पास किसके बराबर? 1/4 m⍵² इंटू a² के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, काइनेटिक एनर्जी रहती है हमारे पास 1/4
ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाए, काइनेटिक एनर्जी का हम एक्सप्रेशन लिख दे अगर, तो ये किसके बराबर आ जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर आ जाता है, विच इज इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। जब हम इसको काट देंगे एम से क्या कट जाएगा, एम कट जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास v की सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहती है दोस्तों, ये भी हमने अपने एक्सप्रेशन में कर रखी है, कितनी रहती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमारे को किसकी वैल्यू निकाली थी, अभी हमने वी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी। और अगर जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, पर ओमेगा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मतलब वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब वी स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास, कितनी आई थी वी स्क्वायर की वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 आई थी। अब भर देंगे हम यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू विच इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब दोस्तों इसको काटना ही है, काटना सिंपल सा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास सीधी वैल्यू, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर बाय 2 आ गई। अब एक्स को पर जाके अंडर रूट बना देंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए अपॉन 2 का क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन थे ये दोनों ही, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन से। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एडी करंट डज नॉट कॉज, एडी करंट कब प्रोड्यूस नहीं होता, जब स्पार्किंग होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, विच एलिमेंट इज यूज टू मेक अ सोलर सेल, और सोलर सेल के लिए हम किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं, हम करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो हम करते हैं हम ऑसिलेटर का डिवाइस, या कई जगह इन्वर्टर भी ऑप्शन में होता है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों, जब हम एसी को कन्वर्ट करते हैं किस में, डीसी में, तो किस डिवाइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप मेरे को किस में बताएंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, ये भी हमने अपने वीडियोस में कर रखा। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज क्या है, रॉन्ग टर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दी वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाय। तो एक कर रखा हमने 0.6 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा, मैंने आपको लिखवाया भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स का नेचर क्या होता है दोस्तों, नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये भी हमने अपनी वीडियोस में कर रखा, मैंने एग्जांपल आपको करवाए थे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ चेंज बाय इट्स फैक्टर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर देते तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास 1/√2 बताएंगे। इसका भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएंगे कि कैसे 1/√2 आया। अगर आपको नहीं आ रहा तो दोस्तों आप वहाँ पे आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम पर वीडियोस बना के डाल दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जीना डायोड इज यूज फॉर। ये दोस्तों आपको होमवर्क है कि ये कैसे इसका आंसर आया हमारे पास 1/√2, और सिंपल सा दोस्तों, ये इतना मुश्किल है नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास दी जीना डायोड इज यूज फॉर। जीना डायोड हम किस लिए यूज करते हैं, हम स्टेबलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए सबसे सुटेबल मेटल कौन सी यूज होती है, आयरन दोस्तों। ये भी हमने कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज राइट एंगल देन एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो दोस्तों ये मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाया था क्रिटिकल एंगल के बारे में, कि अगर उसका एंगल कितना 90 डिग्री के आसपास हो, कुछ ऐसा जैसा बताया था रिफ्रैक्शंस में, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, हम क्रिटिकल एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होना था इसका आंसर, क्रिटिकल एंगल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। रेनबो इज द नेचुरल फिनोमिना ऑफ शोइंग, रेनबो क्या शो करता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या डिफ्रैक्शन। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बार मैं आपको करवा चुका हूँ क्वेश्चन, 2-3 बार रिपीट हो चुका है।
तो इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की यूनिट कौन सी नहीं दोस्तों? तो नैनो सेकंड टाइम की यूनिट है, माइक्रो सेकंड टाइम की यूनिट है, नन ऑफ दीज होना था। नॉट पूछा दोस्तों यहाँ पे, नॉट कौन सी नहीं, पैरालैक्टिक साउंड नहीं होती टाइम की यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों किसकी यूनिट रहती है हमारे पास? डिस्टेंस की यूनिट रहती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सब्सटेंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर? तो दोस्तों ये हमारे पास सेमीकंडक्टर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस डिक्रीज जब हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, तो इनमें से सेमीकंडक्टर कौन सा? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप मिरेज इज ऑब्जर्व्ड इन डेजर्ट ड्यू टू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। इसका आंसर भी आपने हमें कमेंट बॉक्स में दिया था वीडियोस में, मैंने आपको वीडियोस में पूछा था इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होना दोस्तों? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का हमारे पास ये एग्जांपल है। मैं आपको हर एक वीडियोस में बोलता था एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जांपल हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली। अगर कोई बॉडी ऊपर से फ्रीली कोई गिर रही है तो क्या होगा दोस्तों? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, या काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में? तो दोस्तों ये होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि mgs से गिरी है तो उसमें दोस्तों कोई मोमेंटम एनर्जी हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है? हाफ mv² के बराबर हो जाती है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है? हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा दोस्तों मेरे को ये बताएंगे आप कि जब हम काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इसका एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब क्योंकि टैट जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपको होमवर्क डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप कहाँ डालेंगे, कहाँ बताएंगे मुझे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 28, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इनमें से कौन सी चेंज होगा जब पार्टिकल मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी में? तो दोस्तों स्पीड भी हमारे पास सेम रहेगी, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन के वेलोसिटी के और वेलोसिटी भी सेम रहेगी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोमेंटम ऑफ ए हैवी बॉडी एट रेस्ट विल बी। हैवी बॉडी जब कोई रेस्ट है तो उसका मोमेंटम कितना होगा? तो दोस्तों उसका मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था, क्योंकि बॉडी इसमें रेस्ट में तो मोमेंटम क्या होगा? mv² है, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी 0, तो m × 0 क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होना था। फोर्स कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। फोर्स को किसने डिफाइन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ या थर्ड लॉ? तीनों लॉ में से फोर्स को किसने डिफाइन किया है? तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको वीडियोस में बता रखा, तो इसका आंसर भी आप मुझे किस में देंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो इस वीडियोस में आपके लिए बहुत सारा होमवर्क हो गया है, और अगर आपको वीडियोस पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी क्वेश्चन की सीरीज़ हम आपके लिए लेके आए, तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।